बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक अल्फा डी के है कि अल्फा डी के किस तरह एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से होता है। अल्फा डी के किस तरह एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से होता है। तो अल्फा डी के पहचानने से पहले आप लोगों ने दो बातों को लाजमी याद करना है। पहला बात है कि अल्फा पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल बराबर होता है हीलियम एटम की। अल्फा पार्टिकल और हीलियम एटम ये दोनों इक्वल है। इनकी जो एटॉमिक नंबर है और इनकी जो मास नंबर है वो अल्फा पार्टिकल की और हीलियम एटम की दोनों बराबर है। ठीक है, ये पहला बात। और दूसरा बात ये है कि जब हम हीलियम एटम को लिखते हैं हीलियम एटम, तो हीलियम एटम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो ऊपर होता है और इनकी जो मास नंबर होता है वो हमारे साथ होता है नीचे। हीलियम एटम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो ऊपर होती है और इनकी मास नंबर नीचे होते हैं। लेकिन इन तमाम रेडियोएक्टिव फिनोमेना में जब भी अल्फा पार्टिकल निकलती है, जब भी बीटा पार्टिकल निकलती है और जब भी गामा रे निकलती है, जब भी गामा रेज एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकलती है, तो हम क्या करते हैं, हम इस एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं और इन एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद करना है कि जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडिएशन इमिट होती है अल्फा पार्टिकल की शक्ल में, बीटा पार्टिकल की शक्ल में और गामा रेस की शक्ल में, जब इनके लिए हम रिएक्शन करती है, जब इन फिनोमेना को हम रिएक्शन से शो करती है, तो उन रिएक्शन में हम एटॉमिक मास को ऊपर लिखती है और एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं। इनके लिए एक आसान फार्मूला भी है। ये हमारे साथ एक जनरल एटम है, एक्स ऊपर अल्लाह और नीचे जमीन, यानी एक का मतलब है एटॉमिक मास और जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। लेकिन ये जो हमने लिख दी, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव फिनोमेना के लिए है। आमतौर पर हम एटॉमिक नंबर को ऊपर लिखते हैं और मास नंबर को हम नीचे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को मास नंबर को हम नीचे लिखती है और एटॉमिक नंबर को हम ऊपर लिखती है। लेकिन रेडियो एक्टिव फिनोमेना में हमने इस बात को उल्टा करनी है। हमने एटॉमिक मास को ऊपर लिखना है और एटॉमिक नंबर को हमने नीचे लिखना है। ये दो बातें आप लोगों ने लाजमी याद करना है। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि अल्फा डीके किस तरह होती है। तो ये हमारे साथ एक जर्नल रिएक्शन है। ये हमने एक जर्नल रिएक्शन शो कर दिया है, एक्स ए और जेड। ये एक्स जो है ना, ये हमारे साथ हमने एक जर्नल एटम सेलेक्ट कर दिया है। ए का मतलब है एटॉमिक मास और जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हमारे साथ एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल की जो मास होता है वो हीलियम एटम की बराबर होता है 4 और 2। ये है हमारे साथ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल और हीलियम एटम ये बराबर होता है। अब हमने इस वाली एटम से, ये जो अनस्टेबल है, इनसे हमने इस हीलियम को माइनस करना है। इस हीलियम एटम की जो एटॉमिक मास है और इनकी जो एटॉमिक नंबर है, हमने इस पैरेंट एटम से इनको माइनस करना है। तो वही जो है ना, ये भी हमने एक जर्नल एटम सेलेक्ट कर दिया है। हम इनकी प्रॉपर एग्जांपल करेगी, आप लोगों को इनसे वाज़ेह हो जाएगी कि अल्फा पार्टिकल किस तरह डिके होता है। लेकिन हमने सबसे पहले एक जर्नल रिएक्शन को समझना है। जब हमको जर्नल रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो फिर हम एग्जांपल को इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वही का मतलब भी एक जर्नल एटम हमने सेलेक्ट कर दिया है और ये जो एटॉमिक मास है फेरन एटम की और ये जो एटॉमिक मास है फेरन एटम की, हमने इस एटॉमिक मास से इन 4 को माइनस करना है, A-4। और ये जो एटॉमिक नंबर है हीलियम की, हमने इस एटॉमिक नंबर को V इस फेरन
अनस्टेबल न्यूक्लियई से इनको माइनस करना है, तो Z-2, ठीक है। और इनसे रिजल्ट में बन जाएगी हमारे साथ अल्फा पार्टिकल। ये जो हीलियम है ये असल में अल्फा पार्टिकल है, प्लस की थोड़ा सा एनर्जी भी एमिट हो जाएगी, ठीक है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियई से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो एमिट होने के दौरान थोड़ा सा एनर्जी भी एमिट होता है। ये एनर्जी हमने किस चीज के लिए लगाया है? ये एनर्जी हमने इस चीज के लिए लगाया है कि इस रिएक्शन के दौरान लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम, इन तीन लॉ को हमने उबाए रखना है, ठीक है, ताकि इन तीनों लॉज में वायलेशन पैदा ना हो जाए। तो इन वायलेशन करेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एनर्जी भी लगाया है। अब हम समझते हैं इस रिएक्शन को एक एग्जांपल की थ्रू, एग्जांपल की मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ है यूरेनियम। ये हमारे साथ यूरेनियम है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस यूरेनियम एटम से हीलियम, हीलियम की जो एटम है उनकी एटॉमिक मास और इनकी जो एटॉमिक नंबर है, हम इनको इस यूरेनियम से माइनस करेंगे, ठीक है। हम हीलियम की जो एटॉमिक मास है हीलियम की, हम हीलियम को इस यूरेनियम से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 238 है, तो हम क्या करेंगे, इन 238 से हम 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगी 234, ठीक है। ये हमारे साथ आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ 234 आ गए। ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, इनसे हम 2 को माइनस करेंगे, 92 माइनस 2, तो हमारे साथ 90 बन जाएगी, 90 हमारे साथ 90 बन जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ एक नया एटम बन गया, नया एटम, और इन एटम को हम नाम देते हैं डोरियम, डोरियम, ठीक है। इन एटम को हम डोरियम का नाम देते हैं। जब यूरेनियम से अल्फा डी के हो जाता है तो इनकी रिजल्ट में बन जाता है डोरियम, डोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है हीलियम एटम की शक्ल में। हाँ, ये जो हमने हीलियम लगाया ये असल में अल्फा पार्टिकल है, लेकिन अल्फा पार्टिकल जो है ना ये बराबर होता है हीलियम एटम की, तो हम अल्फा पार्टिकल की जगह यहाँ पर हीलियम लिखेंगे, ठीक है। जब यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो एनर्जी भी इनके साथ, थोड़ा सा एनर्जी भी इनके साथ एमिट होता है, ठीक है। तो हमने इस एनर्जी को इसलिए लगाया है ताकि हमारे साथ वो 3 लॉज की अंदर वायलेशन पैदा ना हो जाए। तो इन 3 लॉज की वायलेशन करेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एनर्जी को भी लगाया है। तो ये था हमारे साथ अल्फा डी के अल्फा डी के किस तरह एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से होती है।